तो क्लास आपकी शुरू हो गई है भैया। ये न्यू टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मेंस का बैच है जो आपके सामने दिख रहा होगा। और ये दूसरी क्लास है मिडिल एज की। आज हम चासर के पॉइंट्स को कवर करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि चासर ने क्या क्या किया अपनी लाइफ में और कैसे उन्होंने ओल्ड एज में रहते हुए मॉडर्न एज और मॉडर्न आइडियाज को कैसे प्रभावित किया। और इस चीज को हम लोग देखेंगे। चीजें सब ठीक चल रही हैं, बस इतना मुझे देखना है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सब ठीक चल रही हैं। आप लोग अपना लाइक और शेयर करते रहिएगा। और तो चलते हैं, बताते हैं आपको क्या है। तो पार्ट 2 आज मैं मिडिल एज इंग्लिश का जो 1066 से 1500 के बीच में रही विलियम जे लॉन्ग की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर आधारित ये क्लासेस आपको मिल रही हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन 200 वर्ड्स और 125 वर्ड्स का शॉर्ट क्वेश्चन को लिखने में बहुत मदद करेगी। तो चलें बात करें जेफरी चासर की डिटेल स्टडी कैसे हमको करनी है और किस तरह से कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें लिखना है। और ये सब कुछ बेस्ड रहेगा विलियम जे लॉन्ग। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप क्वेश्चन लिखें तो बेस्ड ऑन विलियम जे लॉन्ग से शुरू करें, मतलब अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग। इस तरह से अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग चासर स्टैंड्स एट टर्निंग पॉइंट। ये टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं। हिस्टोरिकल शिफ्ट किया इन्होंने इन द इंग्लिश लिटरेचर। कैसे? लॉन्ग कॉल्स हिम द मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश पोएट्री। लॉन्ग ने उन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा एंड स्टेट्स दैट चासर स्टैंड्स एट द गेटवे ऑफ न्यू एरा। नए युग के गेटवे पर खड़े हुए चासर आपको दिखे। ये उस समय की कहानी है, ये उस समय की चर्चा हम कर रहे हैं जब फ्रेंच नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद फ्रेंच और लैटिन का बोलबाला था। फ्रेंच राजशाही भाषा थी और लैटिन चर्च की भाषा थी, लेकिन इंग्लिश आम जनमानस की भाषा हुआ करती थी। तो चासर ने इंग्लिश में लिखने का निर्णय लिया ताकि अपनी बात को वो जनमानस तक पहुंचा सके। Now Chaucer belongs to the medieval period. His outlook is modern. हालांकि चासर मिडिवल पीरियड से बिलोंग करते थे, लेकिन उनका जो आउटलुक था वो मॉडर्न था। ये हूबहू लाइन आपको लिखनी है लॉन्ग क्वेश्चन में अगर चासर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ही मूव्स अवे फ्रॉम एलेगरी, जो सिंबॉलिक नरेटिव पोएम्स थे, पोएम्स लिखी जा रही थी उस समय की, उनसे वो मूव किए। एंड डिडैक्टिक मॉरल टीचिंग, केवल मॉरल टीचिंग ही होती थी उस समय, ईश्वर से संबंधित और रिलेटेड चीजें ही लिखी जाती थी। राइटिंग्स टू टर्न्स टुवर्ड्स रियलिज्म, इन्होंने रियलिज्म की तरफ अपनी राइटिंग को मोड़ दिया, वास्तविकता की तरफ, समाज की सच्चाई को दिखाने का कार्य इन्होंने शुरू किया। ट्रुथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ, ये रियलिज्म की परिभाषा है, रियलिज्म की मीनिंग ट्रुथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ उन्होंने शुरू किया। ट्रांजिशन, ये जो मूवमेंट फ्रॉम ओल्ड टू न्यू ट्रांजिशन पीरियड था, मेक्स हिम द फर्स्ट मॉडर्न पोएट, उनको पहला मॉडर्न पोएट निर्धारित कर दी इसी बात ने। चासर्स इंपॉर्टेंस लाइज इन हिज ह्यूमनिज्म, फोकस ऑन ह्यूमन लाइफ एंड वैल्यूज। ह्यूमनिज्म की तरफ गए जहां पर फोकस होता था ह्यूमन लाइफ और मॉडर्न वैल्यूज पर, ह्यूमन वैल्यूज पर, इंस्टेड ऑफ साइंस एंड एब्स्ट्रैक्ट वर्च्यूज। जो मॉरल क्वालिटीज होती थी हमारे जीवन की, जिन पर कविताएं लिखी जाती थी, ऑनेस्टी पर, थेफ्ट पर, है ना, और इन सब चीजों पर जो कविताएं लिखी जाती थी, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को जो कहानियों में और साइंस को रिप्रेजेंट किया जाता था, उनसे चीजें अब बदलाव की तरफ बढ़ने लगी। ही रिप्रेजेंट्स रियल मैन एंड वीमेन। अपने कैंटरबरी टेल्स के लेखन में उन्होंने इस बात को सिद्ध किया उसके कैरेक्टर्स के जरिए। Now Chaucer belongs to the medieval period, हालांकि ये medieval period से related थे। His outlook is modern, ये लाइन आपको रट लेनी है। He moves away from allegory, symbolic narrative poems से didactic moral poems और didactic moral teaching writing से turns towards realism, ये आपको मैं बता चुका हूँ। This transition यानी movement makes him the first modern poet, पहला modern poet बन गए वो। ये दोबारा आ गया था। द कैंटरबरी टेल्स स्ट्रक्चर एंड लिटरेरी इंपॉर्टेंस, इसका स्ट्रक्चर कैसा था और ये लिटरेरी इंपॉर्टेंस क्या रखती है। फ्रेम नरेटिव, सबसे पहली चीज, स्टोरी विद इन अ लॉन्ग स्टोरी स्ट्रक्चर्ड, एक लंबी स्टोरी और उसके बीच में स्टोरीज को हम फ्रेम नरेटिव की संज्ञा देते हैं। तो जो कैंटरबरी टेल्स इन्होंने लिखा उसके अंदर छोटी छोटी कहानियां डाली, बहुत सारी जो पोएम्स के जरिए लोगों तक आई, हम लोगों तक आई, और हर एक पोएम में नए करेक्टर के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया चीजों को।
द कैंटरबरी टेल्स इज बिल्ट ऑन अ पिलग्रिमेज रिलीजियस जर्नी, तीर्थ यात्रा जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं तीर्थ यात्रा। हालांकि हिंदी उंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा, अंग्रेजी जब लिखो तो अंग्रेजी को ही पढ़ो, अंग्रेजी में ही मीनिंग उसकी समझो। पिलग्रिमेज यानी रिलीजियस जर्नी पर यह कहानी बिल्ट है, ये कैंटरबरी टेल्स बिल्ट किया गया है। फ्रॉम लंदन टू कैंटरबरी, और वह यात्रा लंदन से कैंटरबरी की तरफ जाती है। ईच पिलग्रिम टेल्स अ टेल, हर एक पिलग्रिम एक कहानी सुनाता है। विलियम जे लॉन्ग क्या कहते हैं इनके बारे में? विलियम जे लॉन्ग रिमार्क्स दैट दिस डिवाइस अलाउड चासर टू पॉइंट अ होल सोसाइटी। इस डिवाइस ने यानी फ्रेम नरेटिव ने एक लंबी कहानी जो उन्होंने कैंटरबरी टेल्स के जरिए देने की कोशिश की कि कुछ यात्री लंदन से कैंटरबरी तक की यात्रा कर रहे हैं, उनके बीच में छोटी छोटी स्टोरीज डालने को अलाउ किया। इस डिवाइस ने सोसाइटी के हर एक पहलू को दिखाने की कोशिश किया कैंटरबरी टेल्स में चासर ने। द वर्क बिकेम अ सोशल व्यू, वह सामाजिक दृष्टिकोण बन गया, पैनोरामा बन गया, सोशल पैनोरामा बन गया। वाइड एंड डिटेल्ड व्यू ऑफ सोसाइटी उन्होंने रिप्रेजेंट किया। दिस स्ट्रक्चरल इनोवेशन, इनका जो ये स्ट्रक्चरल इनोवेशन था यानी न्यू टेक्निक थी, वाज रेवोल्यूशनरी, ये पूरी तरह से क्रांतिकारी थी फॉर इंग्लिश लिटरेचर में। इससे पहले कभी किसी ने नहीं ऐसा प्रयोग किया था फ्रेम नरेटिव का। तो पहला पॉइंट फ्रेम नरेटिव था इनका। मेजर थीम्स इन चासर, चासर की मेजर थीम्स क्या थी अकॉर्डिंग टू लॉन्ग? वो कहते हैं रियलिज्म इनका सबसे बड़ा हथियार था। एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल लाइफ इन्होंने प्रस्तुत किया। चासर रिप्लेसेस मीडिएबल एब्स्ट्रैक्शन, इन्होंने रिप्लेस कर दिया मीडिएबल एब्स्ट्रैक्शन को, जो अनरियल सिंबॉलिक स्टाइल थी उसको, विद रियलिज्म, और रियलिज्म के साथ उसको चेंज कर दिया। ये पॉइंट आपको डालना ही डालना है। इस कैरेक्टर्स आर लाइफ लाइक, जीवन से भरे हुए उनके कैरेक्टर्स थे, जैसे आम जीवन, टीचर है, वाशरमैन है ना, ये सब प्रीस्ट है, वॉरियर है, ये सभी जीवन के कैरेक्टर्स थे और इनको उनमें शामिल किया गया। एंड लॉजिकली कन्विंसिंग, और ये साइकोलॉजिकली कन्विंसिंग थे, मेंटली बिलीविंग थे, यानी यू कैन बिलीव व्हाट एवर यू आर रीडिंग एंड स्टडीइंग। जो आप पढ़ रहे हो अगर वो आपके जीवन से रिलेटेड होता है, आपके आसपास के कैरेक्टर्स पर आधारित होता है, तो उस पर आप आसानी से बिलीव कर पाते हो। लॉन्ग कहते हैं द फर्स्ट ग्रेट ऑब्जर्वर ऑफ मैन, को कहते हैं कि ये फर्स्ट ग्रेट ऑब्जर्वर ऑफ मैन थे, यानी पहली बार कोई ऐसा कवि आया जो आम लोगों के कैरेक्टर्स पर कुछ लिखा और आम लोगों के कैरेक्टर को इस खूबसूरती से रिप्रेजेंट किया कि जैसे कि ये उन्हीं की जुबानी हो जो कैरेक्टर्स उसमें दिए गए। चासर स्टडीज ह्यूमन नेचर, बेसिक क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन, मानव की बेसिक क्वालिटीज को, ह्यूमन नेचर को उन्होंने बहुत ही वाइजली रीड किया, स्टडी किया और फिर उनको रिप्रेजेंट किया अपनी कैंटरबरी टेल्स में विद सिंपैथी एंड बैलेंस। और ये कैसे किया उन्होंने? सिंपैथी भी रखी और एक संतुलन भी बना के रखा अपने लेखन में। अगला पॉइंट जो इनकी लेखन का था, सोशल सटायर, क्रिटिसिज्म थ्रू ह्यूमर, हास्य के द्वारा क्रिटिसाइज करना किसी को, ये इनका सबसे बड़ा पॉइंट था, दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट था। चासर एक्सपोजेस करप्शन, करप्शन को उन्होंने एक्सपोज किया, जो मॉरल डिके यानी नैतिक रूप से जो पतन हो रहा था इंसान का, उसको इन द चर्च के अंदर थ्रू कैरेक्टर्स, उन्हीं कैरेक्टर्स के द्वारा। लाइक द पार्टनर, जैसे उसमें एक कहानी थी पार्टनर की, एंड द समनर, और एक समनर की कहानी थी। ये दोनों कहानियों के द्वारा उन्होंने चर्च के कैरेक्टर्स को उजागर किया, एक्सपोज करके रख दिया। हाउएवर हिज सटायर इज मॉडरेट, हालांकि बड़ा ही बैलेंस्ड सटायर वो करते थे, किसी को बहुत तीखी आलोचना नहीं करते थे ताकि उसको बुरा लगे। नया नया काम शुरू किया था उन्होंने। एंड नॉट बिटर, वो बहुत तीखा नहीं था, एक्यूट नहीं था, बहुत ज्यादा हार्श नहीं था, बहुत ही मॉडरेटली उन्होंने इस बात को हास्य के तरीके से प्रस्तुत किया। ही यूजेस आयरनी, उन्होंने व्यंग का प्रयोग किया, हिडन मीनिंग अपोजिट टू लिटरल मीनिंग, है ना। आयरनी के बारे में अभी आपको बताऊंगा, आज ही शाम को 6 बजे क्लास होगी आपकी, जिसमें आपको मैं सारी फिगर्स ऑफ स्पीचेस पढ़ाने वाला हूं। मीनिंग टू लिटरल मीनिंग, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट अटैक, वो डायरेक्ट अटैक करने के बजाय बहुत ही सिंबॉलिक तरीके से चीजों को समझाते थे और व्यंग करते थे ताकि सुधार आए उस पे और बुरा भी ना लगे उसको। इंडिविजुअल कैरेक्टर्स पर उन्होंने खास ध्यान दिया, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को डेवलप किया कैंटरबरी टेल्स में। अनलाइक एलेगोरिकल फिगर्स, जैसे
सिंबॉलिक कैरेक्टर्स होते थे इससे पहले जो पोएट्री लिखी जाती थी उसमें। कैरेक्टर्स जो चासर के कैरेक्टर्स थे वो इंडिविजुअल थे, यूनिक पर्सनालिटीज थी। द नाइट था जिसमें रिप्रेजेंट करता था शिवलरी को यानी शौर्यता को, शौर्य और ऑनर को रिप्रेजेंट करते थे, ऑनर एंड ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करते थे, शिवलरी जिसको कहते हैं एक वर्ड में। वाइफ ऑफ बाथ रिप्रेजेंट्स फीमेल इंडिपेंडेंस एंड एक्सपीरियंस। वाइफ ऑफ बाथ जो थी यानी वाशरमैन की पत्नी है ना, धोबिन जिसको कहते हैं या धोबी कहते हैं जिसको, वो रिप्रेजेंट करता है फीमेल इंडिपेंडेंस को कि कैसे महिला एक स्वतंत्र रूप से काम कर सकती है और उसके एक्सपीरियंस और अनुभव को, यानी वह जब स्वतंत्र रूप से काम करने निकली तो उसके साथ क्या क्या वाकयात हुए इस बात को पेश किया वाइफ ऑफ बाथ की कहानी में। द पार्टनर था उसमें एक कैरेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है हिपोक्रेसी, पाखंड को, फॉल्स मॉरलिटी यानी जो पाखंड था उसको उजागर किया। ईच कैरेक्टर स्पीक्स इन अ वॉइस दैट सूट्स हिज और हर पर्सनालिटी, और हर कैरेक्टर इस तरह की भाषा बोल रहा था जो उसके चरित्र को पूरी तरह से लॉजिकली बैलेंस्ड करती थी, यानी जरा भी ऐसा नहीं लगता था कि ये बनावटी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। चासर की जो आर्ट और स्टाइल थी वो ऑब्जेक्टिविटी थी, ऑब्जेक्टिविटी के ऑथर से नेचुरलिटी, वास्तविकता, वास्तव में ऑथर क्या सोच रहा था ये उन्होंने अपने पोएम्स के जरिए, कैंटरबरी टेल्स की अलग अलग पोएम्स के जरिए रिप्रेजेंट किया। चासर रिमेन्स डिटैच्ड, वो बिल्कुल इमोशनली अनइन्वॉल्व्ड थे, वो डिटैच्ड रहे कहानी में, उसके इमोशंस में नहीं घुसे। ही डज नॉट ओपनली जज हिज कैरेक्टर, और ना ही उसके कैरेक्टर को जज करने की कोशिश की, वो जैसा था वैसा ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। दिस आर्टिस्टिक रेस्ट्रेंट कंट्रोल्ड एक्सप्रेशन, जो रिस्ट्रेंट थी यानी उनके जो कंट्रोल्ड, कलात्मक रूप से कंट्रोल्ड जो कैरेक्टर्स थे उन्होंने मेच्योरिटी को शो किया, यानी इस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जो मेच्योरिटी को शो करते थे। भाषा उनकी कैसी थी? चासर रोट इन मिडिल इंग्लिश में लिखा उन्होंने। एट हिज लैंग्वेज इज फ्लेक्सिबल, लेकिन उनकी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज थी, बहुत ही एडाप्टेबल थी, यानी लोगों के जुबान पर आसानी से आ जाने वाली, चढ़ जाने वाली थी। एंड एक्सप्रेसिव थी, यानी इमोशनली पावरफुल थी, बहुत ही जो बोलते थे कैरेक्टर्स वो टच करता था, लोगों के दिल में उतर जाता था। लॉन्ग रिमार्क्स दैट चासर मेड इंग्लिश अ पोएटिक इंस्ट्रूमेंट, वो लॉन्ग कहते हैं कि चासर ने अपनी इंग्लिश को पोएटिक इंस्ट्रूमेंट बना लिया, एक हथियार बना लिया, काव्यात्मक हथियार बना के उन्होंने रख दिया उसको। चासर एज अ फोर रनर, अब ये अग्रज थे, प्रीकर्सर थे, फोर रनर थे, पहले आ गए थे, जो समय आने वाला था उसकी दशा पहले ही दिख रही थी, भविष्य में पोएट्री के बदलाव की शुरुआत चासर ने कर दी थी, और रेनेसा जैसे कि बस प्रकट होने वाला ही था और उसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी चासर की पोएट्री कंटेम्पररी टेल्स के द्वारा। चासर एंटीसिपेट्स, क्या एंटीसिपेट करते हैं? आशा करते हैं, प्रिडिक्ट और प्रिपेयर्स करते हैं, क्या? रेनेसा ह्यूमनिज्म, अभी जो मानवता की और रियलिज्म की शुरुआत हुई थी, वास्तविक कैरेक्टर्स को सटायर के द्वारा रिप्रेजेंट करने की कला जो शुरू की गई थी, एलगरी को छोड़कर रियलिज्म की तरफ आए थे, धार्मिकता को छोड़कर वास्तविकता की तरफ आए थे, ये शुरुआत थी रिनेंसा की। ऐसा लग रहा कि जैसे रिनेंसा नामक पटाखे में बस अब पलीते में आग लगा ही दी थी चासर ने। उनका जो फोकस था, हिज फोकस ऑन इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगत किसी पर्सन पर उनका फोकस था, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी जिसको कहते हैं, एंड रियलिज्म मार्क्स दैट बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न लिटरेचर, और उनके इस वास्तविकवाद ने मॉडर्न लिटरेचर की वास्तविकता को बताना शुरू कर दिया और शुरुआत जैसे उसकी हो चुकी थी। दस इस प्रकार ही ब्रिजेस यानी कनेक्ट करते हैं, वो पुल बनाते हैं मीडिएवल एज का और रिनेंसा, उनके बीच में, दो संसार के बीच में एक पुल का निर्माण किया, किसने? चासर ने, और अपनी कविताओं के द्वारा, खास तौर से कैंटरबरी टेल्स के द्वारा। तो ये सारी जानकारी कैंटरबरी टेल्स और चासर के बारे में थी। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार करना है, क्वेश्चन मैं दूंगा, क्या क्या चीजें आपको लिखनी है और क्या क्या नहीं लिखनी है ये जरूर मैं आपको बताऊंगा लिखने से पहले। एक्स्ट्रा ट्रैप्स जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में मैं बताने वाला हूं।
डू नॉट राइट, ये कभी मत लिखो दैट चासर वाज प्योरली मीडिएवल, कि वो पूरी तरह से मीडिएवल एज के कवि थे ना, वो मॉडर्न की तरफ बढ़ने वाले मीडिएवल कवि। राइट दैट ही इज ट्रांजिशनल, ये लिखो कि वो ट्रांजिशनल थे, वो बदलाव लाए। अंग्रेजी में जो एलगरी और चर्च का यानी रिलीजियस पोएम्स जो लिखी जा रही थी, उनको रियलिज्म की तरफ चेंज करके और सटायर की तरफ लेकर के गए। ह्यूमनिज्म और रियलिज्म की शुरुआत चासर के जरिए ही की गई थी, जो इंडिविजुअल पर्सनालिटीज को उन्होंने रिप्रेजेंट करना शुरू किया। ये मिडिएबल और मॉडर्न के बीच की कड़ी के रूप में आपको लिखना है। क्या लिखना है? ही इज ट्रांजिशनल, वो ट्रांजिशनल पोएट थे। डू नॉट इग्नोर चर्च क्रिटिसिज्म, हाँ ये मत लिखो, ये लिखो ही मत कि डू नॉट इग्नोर चर्च क्रिटिसिज्म। चर्च के क्रिटिसिज्म को इग्नोर नहीं किया उन्होंने, उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, लेकिन उनका क्रिटिसिज्म बहुत तीखा, एक्यूट नहीं था, बहुत ही तीखा नहीं था। ऑलवेज मेंशन सोशल सटायर, ये बात हमेशा लिखो कि सोशल सटायर को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। डू नॉट डिस्क्राइब कैरेक्टर्स विदाउट लिंकिंग देम टू रियलिज्म, कैरेक्टर्स को इस तरह से मत डिस्क्राइब करो चासर के कैरेक्टर्स को कि जैसे कि वो रियलिज्म की तरफ नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, वह चर्च की तरफ से उठकर रियलिज्म की तरफ जा रहे थे, है ना, और एलगरी से वो चेंज होकर के ह्यूमनिज्म की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, जा रहे थे। 200 वर्ड्स का मेन क्वेश्चन जो आपको लिखना है इस पर, वो है डिस्कस चासर एज ए रियलिस्ट पोएट विद रेफरेंस टू विलियम जेलोंग। 200 वर्ड में आपको लिखना है, विलियम जेलोंग का रेफरेंस देते हुए डिस्कस करना है कि चासर आ रियलिस्ट पोएट, एक वास्तविकतावादी पोएट थे ये क्वेश्चन है आपका। तो आप क्या लिखोगे? जेफरी चासर इज रिगार्डेड बाय विलियम जेलोंग, देखो विलियम जेलोंग का और जेफरी चासर का पहली लाइन में नाम आना चाहिए, एज द फर्स्ट मॉडर्न पोएट एंड मॉर्निंग स्टार ऑफ पोएट्री। ये फुल स्टॉप यहाँ पे लगाएं, एक लाइन आपको लिखनी है, क्या? जेफरी चासर इज रिगार्डेड बाय विलियम जेलोंग एज द फर्स्ट मॉडर्न पोएट एंड द मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश पोएट्री, पहली लाइन। He stands at the transitional age in English literature, आपको बता दिया हमने, ओल्ड इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश की तरफ ले जाने के लिए ट्रांजिशन का काम कर रहे थे। ये ट्रांजिशन का मतलब एक से दूसरे में परिवर्तन। रियलिज्म इनकी पोएट्री में था। चासर रिप्लेसेस एलगरी विद रियलिज्म। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। चासर रिप्लेसेस एलगरी विद रियलिज्म इन द कैंटरबरी टेल्स, उन्होंने क्या किया? रिप्लेस कर दिया एलगरी को रियलिज्म से, आपस में चेंजेस आ गए, परिवर्तन आ गए। कैंटरबरी टेल्स के जरिए हम देखते हैं, ही प्रेजेंट्स लाइफ लाइक कैरेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लासेस। लॉन्ग कॉल्स द फर्स्ट ग्रेट ऑब्जर्वर ऑफ मैन, लॉन्ग इनको क्या कहते हैं? फर्स्ट ग्रेट ऑब्जर्वर ऑफ मैन कहते हैं इनको। His characters are psychologically convincing and human, पूरी तरह से आपको राजी करने वाले, कन्विंसिंग करने वाले कि हाँ ये हमारे आसपास का ही बंदा है, उसी के बारे में एक कहानी है। सोशल सटायर के बारे में जरूर एक पॉइंट होना चाहिए जब चासर के बारे में आप लिख रहे हो। चासर जेंटली एक्सपोजेज करप्शन इन द चर्च, चर्च के करप्शन को उन्होंने एक्सपोज किया थ्रू कैरेक्टर्स लाइक द पार्डनर, पार्डनर जो था उसके जरिए, और सटायर इज बैलेंस्ड एंड आयरनिकल रादर देन बिटर। उनका ये जरूर लिखना है कि उनका जो कैरेक्टर, जो सटायर था, वो बैलेंस्ड था, वो आयरनिकल था, व्यंग्यात्मक था, ना कि बिटर यानी तीखा था। कैरेक्टराइजेशन उन्होंने कैसे किया? ईच पिलग्रिम हैज एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी, सभी की अपनी व्यक्तिगत पर्सनालिटी थी। द नाइट सिंबलाइजेस सिविलरी, सिविलरी का प्रतीक था। जो भी जैसे जो भी कैरेक्टर उन्होंने रिप्रेजेंट किया अपनी कैंटरबरी टेल्स में, वो कैरेक्टर अपने उस कैरेक्टर के साथ, अपने उन क्वालिटीज के साथ, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पूरी तरह से न्याय करता था। सिविलरी को जैसे नाइट ने किया। वाइल वाइफ ऑफ बाथ, जैसे वाइफ ऑफ बाथ वाशरमैन की पत्नी की बारे में बात की गई, जब उसकी कैरेक्टर की बात की गई तो रिफ्लेक्ट्स इंडिपेंडेंस एंड एक्सपीरियंस, तो वह व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत आत्मरक्षा, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता को रिप्रेजेंट करती थी और अनुभव भी उसका।
कंक्लूजन में आप लिखोगे थ्रू रियलिज्म, करेक्टराइजेशन एंड बैलेंस्ड सटायर चासर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर। इससे आप एंड करोगे और इस तरह से आप एक क्वेश्चन तैयार करोगे, है ना। 125 वर्ड का क्वेश्चन भी है इसमें। व्हाई डज विलियम जे लॉन्ग कंसीडर चासर द फर्स्ट मॉडर्न पोएट? क्यों उन्होंने कहा इसको फर्स्ट मॉडर्न पोएट? इसको आप देख लीजिए, इसको आप लिखिएगा करेक्टर करके, और ये आपको मैंने दे दिया है, इसको आप रोक करके अपने पास लिख लीजिएगा। समझ में ना आए तो हमको बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं समझा दूंगा। इस क्लास के साथ एंड करता हूं, ये सूचना देते हुए कि आपको शाम को 6 बजे लाइव मिलूंगा मैं। और लाइव क्लास किस चीज की होने वाली है? आज फिगर्स ऑफ स्पीच की लाइव क्लास होने वाली है। फिगर्स ऑफ स्पीच लाइव क्लास होने वाली है, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू वेरी मच।